नमस्कार। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स यानी इसी को मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। अब जो भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनको ये तो पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स की चर्चा जो है हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। और भाग 3 में जो है 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल हैं। उन्हीं सभी आर्टिकलों में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में मूल अधिकार होता क्या है, मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है, कितने तरह के हमारे संविधान में मूल अधिकार का जिक्र है, उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जो है पूरा मूल अधिकार इसी वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, इसका बहुत सारा वीडियो आएगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में इससे प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो उसमें जो है फंडामेंटल राइट से प्रश्न रहता ही रहता है। तो इसको हम लोग एकदम विस्तार से और ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम कंप्लीट थ्योरी हम लोग इसका कवर करने वाले हैं ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले जो है आपको दिक्कत ना हो और आप जो है रिवीजन करके जाएँ और आपका प्रश्न जो है 100% बने। तो इसका वीडियो जो है लगातार आगे आने वाला है। आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका जो है साथ-साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा। हालाँकि जब पूरा पॉलिटी कंप्लीट होगा तो मैं आपको ई-बुक प्रोवाइड कर दूँगा जिससे आप जो है उसको रिवीजन कर सकते हैं या फिर अपना नोट्स बना सकते हैं। हालाँकि वीडियो के साथ-साथ जो है आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है? तो आज से हम लोग जो है बेसिक क्विज़ का शुरुआत करेंगे और इसके आगे जो है इसका बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार किसे कहते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल में बताऊं कि मूल अधिकार क्या है, तो देखिए किसी भी व्यक्ति को देश में रहने के लिए, अच्छे से जीने के लिए जो अधिकार चाहिए उसी को मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है। जैसे हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो यह हमारा मूल अधिकार है। हमें घूमने की स्वतंत्रता है तो यह भी हमारा मूल अधिकार है। हमें कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय करें ये हमारा स्वतंत्रता है, तो ये क्या है? हमारा मूल अधिकार है। हम कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है, ठीक है? अगर किसी गलत अपराध में हमको फँसा दिया गया है, तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, ये भी हमारा मूल अधिकार है। हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं, ये भी हमारा मूल अधिकार है। हमको जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है, अगर हमारा कोई शोषण कर रहा है तो उसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम किसी भी तरह के पूजा पाठ कर सकते हैं। हमें सांस्कृतिक अधिकार भी दिए गए हैं, समानता का भी हमें अधिकार है। तो हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं उसी को जो कि जीने के लिए आवश्यक है। हमें जीने के लिए वो सभी अधिकार चाहिए, तो उसी को हम लोग मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। और ये सभी अधिकार जो है हमारा संविधान में लिखा गया है। भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है उन आर्टिकलों में इसी मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो भारतीय संविधान में वर्णित वे अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मूल अधिकार कहलाते हैं, ठीक है? अब देखिए मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यूएसए के संविधान से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है? अब देखिए जो हमारा मूल संविधान था, यानी जब हमारा संविधान नया-नया बना था और उसको लागू जब किया गया था 1950 में, तो उस समय हमारे संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 1976 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और जो संपत्ति का अधिकार था, जो कि उस समय मूल अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है? तो इस प्रकार देखा जाए तो वर्तमान में जो है हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, 7 थे और एक संपत्ति के अधिकार को 1976 में 44वां संविधान संशोधन करके हटा दिया गया। तो अब जो है कुल 6 जो है मौलिक अधिकार बच चुके हैं, ठीक है? जिसे आप देख रहे हैं। सबसे पहला जो है वह है समानता का अधिकार और इसकी चर्चा जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 में किया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 में किया गया है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा आर्टिकल 23 से लेकर 24 में किया गया है।
उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 में किया गया है। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 29 से लेकर 30 में है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी चर्चा आर्टिकल 32 में किया गया है। तो आगे जितने भी वीडियो आएंगे उन सब में जो है इन सभी अधिकारों को जो है आर्टिकल के अनुसार कवर किया जाएगा, और एकदम यकीन मानिए हम लोग इसको जो है बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। एकदम हम लोग विस्तार से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे ताकि आपको 100% जो है समझ में आए, और आप जो है इससे जो भी प्रश्न पूछा जाए उसको आप आसानी से बता सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले, आपको पता है कि भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 12 और 13 इन दोनों आर्टिकल को समझेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसको नहीं समझना है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यही जो है पूरे फंडामेंटल राइट्स के बेस माने जाते हैं, आर्टिकल 12 और 13 को। जब तक आप इसको नहीं समझिएगा तब तक आप आगे के चीज़ों को जो है नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 12 में जो है बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई गई है। आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आर्टिकल 12 को समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा दिया गया है, यानी डिफिनीशन ऑफ स्टेट। अब जब भी राज्य कहा जाता है तो सभी के दिमाग में एक ही बात आता है कि राज्य सरकारें जो हैं उसी को राज्य कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 12 में ये बिल्कुल नहीं कहा गया है। आर्टिकल 12 में जो है राज्य की एक अलग परिभाषा दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि जिस भी संस्था को, जिस भी चीज़ को अगर सरकारी अधिकार प्राप्त है, सरकारी शक्तियाँ उनको प्राप्त है, तो वह जो है अपने आप में एक स्टेट है, वो उनको राज्य का दर्जा दिया गया है, उन्हीं को राज्य कहा जाता है। जैसे कि जितने भी राज्य सरकारें हैं, भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य सरकारें हैं, और उन सभी राज्य सरकारों को जो है सरकारी अधिकार प्राप्त होते हैं, सरकारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, तो उन्हीं को जो है राज्य कहा जाता है। उसके बाद जो केंद्र सरकार है, जो कि केंद्र में बैठी हुई है, जैसे कि मोदी सरकार, तो उसके पास भी सरकारी अधिकार प्राप्त है, सरकारी शक्ति प्राप्त है, तो उसको भी राज्य कहा गया है आर्टिकल 12 में। यानी भारतीय सरकार जो कि केंद्र सरकार है वो भी राज्य के अंतर्गत आती है। वही जो संसद है, जिसमें संसद में 3 चीज़ें आती है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और राष्ट्रपति आते हैं। तो ये तीनों जो हैं अपने आप में स्टेट हैं, यानी राज्य हैं। ये स्वयं अपना निर्णय ले सकते हैं, जो भी निर्णय निकालेंगे वो पूरे देश के लोगों को मानना पड़ेगा। तो संसद भी अपने आप में क्या है, स्टेट है। उसके बाद जो राज्य विधानमंडल है, अब विधानमंडल में भी 3 चीज़ें आती है, जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आते हैं। तो ये भी तीनों जो है अपने आप में स्टेट हैं, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको जो है सरकारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, सरकारी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, वही जो स्थानीय प्राधिकरण हैं, जैसे कि नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया, जिला बोर्ड हो गया, ये भी जो है अपने आप में स्टेट हैं। जैसे नगर निगम जो कि शहरों में होता है, अगर ये कोई भी कानून लाता है या फिर कोई भी नियम लाता है तो उसको जो है पूरे नगर के लोगों को मानना पड़ेगा। तो नगर निगम जो है अपने आप में स्टेट है। और क्यों मानेंगे? क्योंकि उनको सरकारी शक्ति प्राप्त है नगर निगम को, इस वजह से। उसी प्रकार पंचायत हो गया, पंचायत में जो भी चीज़ें लागू होगा पूरे पंचायत वासियों को मानना पड़ेगा, क्योंकि इनको जो है पंचायत को सरकारी शक्ति प्राप्त होती है। तो पंचायत भी अपने आप में क्या है, स्टेट है। उसी प्रकार जो अन्य सभी प्राधिकरण हैं, जैसे कि ओएनजीसी, जितना भी आप लोग जो महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों का नाम सुने होंगे, उन सबको जो है सरकारी शक्ति प्राप्त होती है, सरकार की मिली-जुली से वो चलती है। तो जब उनको सरकारी शक्ति प्राप्त है तो वो भी अपने आप में क्या हो जाएंगे, स्टेट हो जाएंगे। जैसे बिजली विभाग भी अपने आप में क्या है, स्टेट है। ठीक है, क्योंकि वह स्वयं अपना निर्णय ले सकता है, सरकारी अधिकार उसको प्राप्त है। वो जो नियम कानून निकालेगा पूरे देश के लोगों को मानना पड़ेगा। जैसे सेल हो गया, एलआईसी हो गया, एलआईसी भी अपने आप में क्या है, स्टेट है। उसी प्रकार स्थानीय पदाधिकारी हैं, जैसे कि डीएम हो गए, आईएएस हो गए, पुलिस कमिश्नर, ये भी अपने आप में स्टेट है। जैसे कि डीएम को जो है सरकारी अधिकार प्राप्त है। तो डीएम अगर जो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, तो जो भी नियम निकालेगा, जो भी कानून निकालेगा वो पूरे डिस्ट्रिक्ट वासियों को मानना पड़ेगा। कल को अगर डीएम कह दे कि जितने भी लोग मांस काटते हैं
वह कल से सड़क के किनारे नहीं काटेंगे। तो जितने भी लोग मांस काटते हैं, उसके बातों को सभी लोगों को मानना पड़ेगा और वो सड़क के किनारे जो है मांस नहीं काटेंगे, क्योंकि ये आदेश किसका है? डीएम का है। और डीएम को जो है सरकारी शक्ति प्राप्त है, सरकारी अधिकार है उसको, और वह अपने आप में क्या हो जाता है? स्टेट हो जाता है। उसी प्रकार आईएएस, पुलिस भी अपने आप में क्या है? स्टेट है। कमिश्नर भी हो गए, और जितने भी सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि सरकारी टीचर हो गए, सरकारी डॉक्टर होंगे, ये भी अपने आप में स्टेट हैं। पूरे स्कूल को, पूरे जैसे कि कोई मेडिकल कॉलेज हो गया तो पूरे मेडिकल कॉलेज को मानना पड़ेगा। वो अपने आप में, सरकारी डॉक्टर जो हैं अपने आप में स्टेट होते हैं। तो आर्टिकल 12 में जो है इसी की परिभाषा दिया गया है, राज्य की परिभाषा, यानी डिफिनीशन ऑफ स्टेट। इसमें कहा गया है कि जिस भी संस्था को, जिस भी व्यक्ति को, या फिर कोई भी चीज़ हो जिसको अगर सरकारी अधिकार प्राप्त है, सरकारी शक्ति प्राप्त है, तो वह अपने आप में क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा। जितने भी चीज़ें वो सभी के सभी जो है अपने आप में स्टेट है। और इनका एक ही काम है कि समाज में देखा जाए कि वैसा नियम कानून लाया जाए जिससे किसी तरह का जो है भेदभाव न हो और सबको जो है समान नज़र से देखा जाए। जैसे बिजली विभाग अगर कोई भी नियम कानून लाएगा तो वह जो है पूरे लोगों के लिए लाएगा, जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं सबके लिए एक ही जैसा कानून लाएगा। ऐसा नहीं है कि भेदभाव करेगा। कुछ प्रक्रियाओं में भेदभाव कर सकता है, जैसे शहर, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के हिसाब से। हालांकि व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को समान नज़र से ही देखेगा। तो जितने भी राज्य हैं इनका यही काम है कि सभी लोगों को समान नज़र से देखें, जो भी नियम कानून लाए एक तरह का लाएं, सभी लोगों को उससे सहूलियत हो। यही आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के रूप में दिया गया है। ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या जो न्यायालय है, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये स्टेट हैं कि नहीं है? तो देखिए, न्यायालय जो है ये जब न्याय करता है तो उस वक्त स्टेट नहीं होता है। लेकिन जब प्रशासनिक कार्य करता है, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत सारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है फाइल को इधर उधर करने के लिए, और भी बहुत सारा काम होता है। तो उसमें जब कर्मचारियों की भर्ती होती है तो उस समय जो है वह स्टेट होता है। लेकिन जब न्याय करता है तो उस समय स्टेट नहीं होता है, कोई भी न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हाई कोर्ट हो। ठीक है। अब देखिए, न्यायालय जो है न्याय के समय स्टेट क्यों नहीं होता? क्योंकि न्याय देते वक्त जो है भेदभाव करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वह रेपिस्ट है, मतलब रेप के मामले में जो है वह, उसको सज़ा सुनाया गया है। तो मान लीजिए उसको जो है फांसी की सज़ा सुना दिया गया है किसी रेपिस्ट को, और एक कोई बालक है, नाबालिग है, 14-15 साल का है, और वो भी जो है रेपिस्ट है। तो फिर उसको फांसी की सज़ा नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि वो नाबालिग है, नाबूझ है, नासमझ है। इस वजह से जज जो है उसको फांसी नहीं दे सकता है। लेकिन जो वयस्क व्यक्ति है, रेपिस्ट है, उसको फांसी दे दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों जो है, एक वयस्क है और एक नाबालिग है, और दोनों रेपिस्ट हैं, दोनों सेम कार्य किए हैं, सेम अपराध किए हैं, लेकिन उनको सज़ा जो है अलग अलग दिया गया, क्योंकि एक नाबूझ है। तो यहाँ पर भेदभाव हो गया। तो न्यायालय, जबकि न्यायालय को अगर न्याय देते समय स्टेट बना दिया जाए तो स्टेट का मतलब होता है कि वो किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर तो वो भेदभाव किया, इसीलिए कहा जाता है कि न्यायालय जो है न्याय देते समय स्टेट नहीं रहेगा। लेकिन जब प्रशासनिक कार्य करेगा, जैसे कि कर्मचारियों की भर्ती करना है, तो उस समय वो भेदभाव नहीं करेगा। जो भी क्वालिफिकेशन होगा उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी आ जाए, महिला आ जाए चाहे पुरुष आ जाए, उसकी जो है भर्ती कर ली जाएगी न्यायालय के द्वारा। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि न्यायालय जो है, कोई भी न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, न्याय देते समय जो है स्टेट नहीं है। लेकिन जब प्रशासनिक कार्य करेगा, कर्मचारियों की भर्ती करेगा, तो उस समय स्टेट है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप आर्टिकल 12 को समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे जब भी हम राज्य कहेंगे तो आपको केवल जो है राज्य सरकारें जो भी होती है उसको ही नहीं समझना है। राज्य जब भी कहेंगे तो ये सभी संस्थाएं आ जाएगी, जितना भी मैंने आपको बताया, जैसे संसद, राज्य विधानमंडल आ जाएगा, केंद्र सरकार आ जाएगी, पंचायत, नगर पालिका, एलआईसी, सेल, ओएनजीसी, डीएम, आईएएस ऑफिसर, सरकारी डॉक्टर, ये सब के सब जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आइए हम आर्टिकल 13 को समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जो भी विधियां मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी उसे अवैध अथवा शून्य मान लिया जाएगा।
विधियों को अवैध घोषित करने की शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। मतलब आर्टिकल 13 में जो है अल्पीकार का प्रयोग किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा कानून है जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है, तो उस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई राज्य सरकार का ऐसा कानून है जो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है, तो हाई कोर्ट द्वारा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार कोई कानून लाती है या फिर पहले की कोई कानून है तो उसको, और वह मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है शून्य मान लिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। यही बात आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, किसी के दूसरे का मूल अधिकार जो है प्रभावित हो रहा है आपके मूल अधिकार से, तो फिर आपका जो मूल अधिकार है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यही बात आर्टिकल 13 में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 13 का जो है 4 सब क्लॉज है। 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3 और 13 का 4। अब आपसे जो है एग्जाम में डायरेक्टली अब ऐसा नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है। अब आपसे जो है सब क्लॉज से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आर्टिकल 13 के 1 में क्या है, या फिर 13 के 1 में जो है वह लिख कर पूछेगा कि यह किस आर्टिकल में दिया गया है। इस तरह से यानी सब क्लॉज से प्रश्न पूछता है। तो सब क्लॉज जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आज के डेट में इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम एक एक करके उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 13 के 1 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि संविधान लागू होने के पहले का कोई कानून मूल अधिकार के असंगत है, तो उसे उस हद तक शून्य माना जाएगा जिस हद तक असंगत है। मतलब इसमें कहा है कि संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगर 26 जनवरी 1950 ईस्वी का इससे पहले का अगर कोई कानून है जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको जो है शून्य मान लिया जाएगा। इसी बात को आर्टिकल 13 के 1 में कहा गया है। या फिर उस कानून, अगर पूरा कानून जो है मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है, उसमें से कुछ ही पॉइंट है जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसी पॉइंट को जो है रद्द किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, या फिर उसको शून्य मान लिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक सेव है और वह जो है कहीं पर थोड़ा सा सड़ गया है, तो आप जो है पूरे सेव को नहीं बीगिएगा, जो सड़ा हुआ भाग है उसी भाग को आप काट कर बिक दीजिएगा, बाकी सेव को आप खा जाइएगा। उसी तरह आर्टिकल 13 के 1 में कहा गया है कि अगर संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून है और जिस हद तक वह असंगत है उसी हद तक उसको शून्य माना जाएगा। मतलब अगर पूरा कोई कानून है और उसमें से जो है 1-2 पॉइंट ही मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, बाकी के पॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो जो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं उसी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जाएगा, बाकी पॉइंट जो है छोड़ दिया जाएगा। अगर पूरा कानून ही मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो पूरे कानून को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कि संविधान लागू होने से पहले जब अंग्रेजों की शासन था, तो उस समय अंग्रेजों द्वारा एक कानून लाया गया था कि वह जो है बिना किसी कारण के ही, बिना किसी वजह के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देते थे। और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को ये भी नहीं बताया जाता था कि आपको किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। तो ये जो है मूल अधिकार का उल्लंघन है। कोई भी किसी भी व्यक्ति को जो है घूमने की स्वतंत्रता है, तो इससे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ और वो जो है जेल में डाल देते थे। इसीलिए उस कानून को ही ख़त्म कर दिया गया जो कि संविधान लागू होने से पहले का कानून था। तो यही बात आर्टिकल 13 के 1 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है 13 का 2। देखिए इसमें भी सेम बातें कही गई है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें कहा गया है कि यदि वर्तमान सरकार कोई कानून बनाती है और वह मूल अधिकारों के असंगत है, तो उसे उस हद तक शून्य माना जाएगा जिस हद तक असंगत है। मतलब वर्तमान सरकार, जैसे कि अभी मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार द्वारा ऐसा कोई कानून लाया जाता है जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। या फिर अगर कुछ ही पॉइंट उसके मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं तो कुछ ही पॉइंट को रद्द किया जाएगा। जैसे मान लीजिए वर्तमान सरकार कह दे कि इसी जाति के लोग, मतलब किसी विशेष जाति के लोग ही कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो बाकी जो जाति के लोग हैं उनके मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया, क्योंकि भारत में सभी जाति के लोग को जो है समान अधिकार है।
वो कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी जाति के लोग। लेकिन वो कोई विशेष जाति का नाम रख के और कह दे कि यही जाति के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं अप्लाई करेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको जो है रद्द कर दिया जाएगा उस कानून को। यही बात आर्टिकल 13 के 3 में कहा गया है। हाल ही में जो है एक कोलोजियम व्यवस्था है, कोलोजियम व्यवस्था के तहत जो है जजों की नियुक्ति की जाती है। उसमें जो है 4 अन्य जज बैठते हैं और एक सीजीआई बैठते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बैठते हैं। यानी कुल 5 जजों की बेंच बैठती है और जो नए जज की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट के, उसी को कोलोजियम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यानी उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। 5 जज बैठेंगे और वही जो है नए जज की नियुक्ति करेंगे, सरकार इसमें कुछ नहीं जानती है। लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि जजों की नियुक्ति में जो है ये गड़बड़ी होता है, परिवारवाद होता है, इसमें चाचा भतीजावाद होता है, सब अपने अपने परिवार के इसमें नियुक्त कर देते हैं, इसलिए इसमें सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। यानी कोलोजियम में जो है सरकार के आदमी बैठेंगे और उसके बाद जजों की नियुक्ति होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा चालाक मत बनिए, इसमें इससे जो है लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, इसलिए इस कानून को रद्द कर दिया जाता है। तो उसको जो है रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी वर्तमान सरकार जो है कानून बनाई थी, कानून बिल पास की थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उसका निरीक्षण किया गया, जुडिशियल रिव्यू किया गया और उसको रद्द कर दिया गया। तो आर्टिकल 13 के 2 में यही कहा गया है कि वर्तमान सरकार अगर कोई कानून बनाती है और वह मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस हद तक शून्य मान लेंगे जिस हद तक वो उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, अब आइए हम आर्टिकल 13 के 3 को समझते हैं। देखिए, इसमें जो है विधि की व्याख्या किया गया है। विधि का मतलब होता है कानून, मतलब इसमें बताया गया है कि कानून किसे कहेंगे। तो इसके अनुसार अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, प्रथाएं और रूढ़ि, इसी को जो है विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये जितने भी आप जो हरे रंग से देख रहे हैं, ये सब के सब जो है कानून है। अगर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, चूँकि राष्ट्रपति और राज्यपाल ही अध्यादेश को जारी करते हैं, तो उसको जो है कानून माना जाएगा। अगर कोई सरकार का आदेश है तो उसको भी कानून माना जाएगा, यानी विधि माना जाएगा। कोई उपविधि है, कोई नियम है सरकार के द्वारा लाया गया है, कोई विनियम है, कोई अधिसूचनाएं है, कोई प्रथाएं हैं जो कि बहुत पहले से चली आ रही है, वो भी कानून के अंतर्गत आएगी, विधि के अंतर्गत आएगी। रूढ़ि है, उसको भी विधि यानी कानून माना जाएगा। यही बात आर्टिकल 13 के 3 में कहा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो होगी वो कानून होगी, वो विधि होगी। तो इन सभी चीज़ों को विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए, जो भी विधि होता है उसका जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पूर्वावलोकन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। जैसे संविधान में जितने भी बातें लिखी गई हैं वो सब के सब कानून है, वो सब के सब जो है विधि के अंतर्गत आती है। तो उसका जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। मतलब जितने भी कानून होते हैं या फिर वर्तमान सरकार द्वारा कोई कानून लाया जाता है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। कोई नया कानून सरकार लाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पूर्वावलोकन सुप्रीम कोर्ट पहले करेगी कि यह ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो उसको लागू कर दिया जाएगा, अगर वह ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, किसी मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है या फिर वो गलत ही कानून है, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि कोई भी कानून हो उसका जो है जुडिशियल रिव्यू करना ही होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखिए, जो अध्यादेश है, आदेश है, उपविधि है, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, प्रथाएं और रूढ़ि है, इन सब का जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब जो है विधि है और ये हमारे संविधान में कहा गया है। और किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 13 के 3 में कहा गया है। ठीक है, अब इन जो हरे रंग से लिखे गए हैं इनमें देखिए कि संविधान संशोधन नहीं है। यानी संविधान संशोधन को हमारा संविधान जो है वह विधि नहीं मानता है, कानून नहीं मानता है। जो भी सरकार संविधान संशोधन करती है, जैसे आप सुने होंगे कि
25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो इन सभी संविधान संशोधन को संविधान में कानून नहीं माना गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो संविधान संशोधन कानून नहीं है, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, यानी न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं करेगा। कोई भी संशोधन हुआ तो उसका जाँच नहीं करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि जो भी विधि होगा उसी का आप न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन तो विधि नहीं है, इसमें कहा ही नहीं गया है कि संविधान संशोधन विधि है। तो फिर संविधान संशोधन होगा तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ना ही वो करेगा। इसका मतलब इसका सबसे बड़ा गलत प्रभाव ये हो सकता है कि सरकार जो है कल को संविधान में ही संशोधन कर देगी और बहुत बड़ा संशोधन कर देगी, और उसमें मूल अधिकार या फिर मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर देगी संशोधन करके। और सुप्रीम कोर्ट को तो ये आदेश नहीं है कि वो जो संशोधन होगा उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा। इससे सरकार मनमानी कर सकती है। कल को कह दे कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको सजा दिया जाएगा। ये तो मूल अधिकार का उल्लंघन है, और संशोधन करके ये कानून पारित कर दें तो फिर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधि नहीं है। तो ऐसे लागू हो जाएगा और इससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा पूरे देश का। इसीलिए जो है 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में, और उसमें आर्टिकल 13 का 4 जोड़ा गया। और 13 के 4 में कहा गया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, मतलब जो भी संविधान संशोधन होगा वो कानून नहीं है। यदि संविधान संशोधन मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, कोई संविधान संशोधन हुआ और उससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी न्यायिक पूर्वावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है और उसको निरस्त किया जा सकता है। यही बात 24वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 13 के 4 में यह कहा गया कि संविधान संशोधन जो है विधि नहीं है, कानून नहीं है। ये बात ठीक है, हमारे संविधान में कह दिया गया है। लेकिन अगर कोई संविधान संशोधन सरकार द्वारा किया जाता है और वह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो फिर उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, और अगर वह वास्तव में खराब है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, अन्यथा उसको छोड़ दिया जाएगा। जिस हद तक अगर वह मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है उसी हद तक उसको जो है समाप्त किया जाएगा। यही बात आर्टिकल 13 के 4 में कहा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 13 के 3 में विधि की व्याख्या किया गया है, जिसमें संविधान संशोधन को विधि नहीं माना गया है, मतलब उसकी चर्चा ही नहीं किया गया है। तो फिर जब विधि नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा जो भी संशोधन होगा। तो इसीलिए आर्टिकल 13 के 4 जोड़ा गया और कहा गया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। ये बात सही है, लेकिन अगर ऐसा संविधान संशोधन होगा जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा तो फिर उसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा और उसको निरस्त कर देगा, उसको खत्म कर देगा। ठीक है।